वेलकम फ्रेंड्स टू द कैप्सूल नंबर 4 वन नेशन वन राशन कार्ड। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट कैप्सूल है। तो आज इस कैप्सूल में हम क्या कवर करेंगे कि ये स्कीम है क्या, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है क्या, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रही है स्कीम और कंक्लूजन क्या होना चाहिए हमारा। तो इसको प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे सर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैप्सूल नंबर 4 वन नेशन वन राशन कार्ड। तो सर, एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज amid COVID-19 outbreak, the central government has announced the national rollout of one nation one ration card in all the state and union territories by मार्च 2021। तो मार्च 2021 तक हम सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में क्या ले आएंगे सर, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो आइए समझते हैं कि ये राशन कार्ड क्या है, फिर हम समझेंगे कि ये वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है। आइए समझते हैं सर। तो राशन कार्ड क्या है? ये डॉक्यूमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है सर। क्यों? ताकि आप सब्सिडाइज्ड रेट पर फूड ग्रेन्स को अवेल कर सकें फेयर प्राइस शॉप से। तो सर ये सब्सिडाइज्ड रेट क्या है और ये फेयर प्राइस शॉप्स क्या हैं, पहले ये समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में आपको राइस मिल रहा है 20 रुपीज़ पर केजी और इन फेयर प्राइस शॉप्स में आपको मिल रहा है सर 3 रुपीज़ पर केजी। इसके बीच का डिफरेंस है 17 रुपीज़। सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है, सब्सिडी दे रही है आपको कि हम 17 रुपये पे करेंगे, आप सिर्फ 3 रुपये पे कीजिए। तो ये फूड ग्रेन्स कैसे हुए सर? सब्सिडाइज फूड ग्रेन हुए। और जिस शॉप्स पे ये मिलती है उनको क्या बोलते हैं हम? फेयर प्राइस शॉप्स। ठीक है सर, तो आप फेयर प्राइस शॉप्स पे जाएंगे और राशन कार्ड दिखाएंगे अपना और वो आपको सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन्स दे देगा सर। ठीक है, ये राशन कार्ड है। 3 तरह के राशन कार्ड हो सकते हैं सर। मान लीजिए पॉवर्टी लाइन है, इसके ऊपर जो लोग आते हैं उनको कौन सा देंगे राशन कार्ड? अबव पॉवर्टी लाइन वाला। इनके नीचे जो होंगे उनको कौन सा राशन कार्ड देंगे? बिलो पॉवर्टी लाइन वाला। और सर तीसरा टाइप का होता है अंत्योदयाज फैमिलीज़ के लिए। सर ये अंत्योदयाज फैमिली क्या, कौन सी फैमिली है सर? बिलो पॉवर्टी लाइन में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं, यानी पुअर में भी पुअरेस्ट हैं। उन फैमिलीज़ को बोलते हैं अंत्योदयाज फैमिलीज़ और उनके लिए एक डिफरेंट राशन कार्ड इशू करते हैं। तो 3 तरह के राशन कार्ड हो गए, अबव पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए और एक अंत्योदयाज फैमिलीज़ के लिए। ये इशू कौन करता है सर? स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है। कौन इशू करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है सर, इससे क्या होगा? आपको सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन्स मिल सकेंगे सर। राशन कार्ड का एक और काम है सर कि ये आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन की तरफ भी काम कर सकता है। आप जब किसी और डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करने जाएंगे, मान लीजिए आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने गए, तो सर आप वहाँ पर अपना राशन कार्ड दिखाएंगे तो आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी कि आप यहाँ से आए हैं, ये हैं। तो ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन की तरफ भी आपका काम करेगा। जैसे आपको इलेक्टोरल रोल में अगर अपना नाम रजिस्टर करवाना हो तो वहाँ पर भी आप राशन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है सर। सर ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। सर ये एक्ट क्या कहता है? ये आपको राइट देता है, आपको लीगली ये पावर देता है कि आप सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन्स अवेल कर सकें। ये कहता है कि 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इनको लीगली इंटाइटल्ड है कि फूड ग्रेन्स फेयर प्राइस शॉप से सब्सिडाइज रेट में अवेल कर सकें। ठीक है सर। तो इस एक्ट के अंतर्गत 81 करोड़, अगर एब्सोल्यूट नंबर में बात करें तो 81 करोड़ ऐसे लोग हैं जो फेयर प्राइस शॉप से सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन्स ले रहे हैं। जैसे राइस का प्राइस है फेयर प्राइस शॉप्स पे 3 रुपीज़ पर केजी, व्हीट का है 2 रुपीज़ पर केजी एंड कोर्सर ग्रेन्स का है सर, कोर्सर ग्रेन का है 1 रुपीज़ पर केजी। तो आप फेयर प्राइस शॉप्स में जा सकते हैं और इन सब्सिडाइज्ड रेट पर इन फूड ग्रेन्स को ले सकते हैं। ठीक है, ये एक्ट आपको लीगली ये पावर देता है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि आपको ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये फूड ग्रेन सब्सिडाइज रेट पर मिल सके।
तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करेगा? फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करेगा एमएसपी पर, फिर वो क्या करेगा? सभी स्टेट को एलोकेट करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा डेजिग्नेटेड डिपोज पर, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगा? असिस्ट भी करेगा कि आप एफसीआई शॉप से कहां पर ले जाइए, फेयर प्राइस शॉप्स तक आप वहां तक पहुंचाने में असिस्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। करेक्ट सर, बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम हुआ कि ऑपरेशनल जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब स्टेट गवर्नमेंट की है कि भैया बेनिफिशियरी कौन से होंगे, अंत्योदयाज फैमिलीज वाले कौन से हैं, अबव पॉवर्टी वाले लाइन कौन से हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये आइडेंटिफिकेशन का काम भी कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और इनको राशन कार्ड कौन इश्यू करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और जो फेयर प्राइस शॉप्स में फेयर प्राइस शॉप्स का सुपरविजन भी कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ताकि कोई चोरी करप्शन इस टाइप के कोई काम तो नहीं हो रहे हैं सर। ठीक है, तो क्या काम है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया कि आपको लीगली आपको एक पावर दी कि आपको फूड ग्रेन्स सब्सिडाइज प्राइस पर मिलेंगे सर। बिल्कुल सही। अब आप राशन कार्ड समझ चुके हैं, आइए समझते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है क्या। सर अभी तक क्या होता था, अब इसको गौर कीजिएगा। मान लीजिए ये इंडिया है आप यहां पर रह रहे हैं, आप सर जहां पर रह रहे हैं वहां पे जो फेयर प्राइस शॉप होगी वहां पे आपका नाम रजिस्टर्ड होगा और केवल वहीं से आप क्या कर सकते हैं? फूड ग्रेन्स को सब्सिडाइज रेट पर अवेल कर सकते हैं, और किसी फेयर प्राइस शॉप पे आपको वो फूड ग्रेन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब आपका नाम जिस फेयर प्राइस शॉप पे रजिस्टर्ड है केवल उसी से आप ले सकते हैं। लेकिन सर अगर आप यूपी में कहीं रह रहे हैं और यूपी में कहीं और जगह जाएं तो फिर आपको नहीं मिलेगा, या आप किसी और स्टेट जाएं तो भी नहीं मिलेगा आपको राशन सब्सिडाइज रेट पे। ये प्रॉब्लम है, इसलिए स्कीम को लाया गया वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ये क्या कहती है स्कीम कि आप कहीं पर भी हों, आप कहीं पर भी रहते हो और आपका नाम कहीं पर भी रजिस्टर्ड हो, हम क्या करेंगे? पूरे देश में चलने वाला एक ऐसा राशन कार्ड इशू करेंगे। आप पूरे देश में किसी भी फेयर प्राइस शॉप्स पे जाइए और वहां से राशन सब्सिडाइज रेट पे ले सकते हैं। तो बेनिफिशरीज मतलब लाभार्थी विल बी एबल टू बाय सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी फूड प्राइस शॉप्स अक्रॉस कंट्री यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग और सेम राशन कार्ड दैट इज आधार लिंक्ड। तो कंडीशन क्या है कि वो राशन कार्ड आधार से लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल। ये रिकमेंडेशन किसने दी? पार्था मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन, इन्होंने 2017 में ये रिकमेंडेशन दी, और इसी रिकमेंडेशन को यूज करते हुए 2018 में भारत सरकार ने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अप्रैल 2018। तो सर ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये है क्या? आइए इसके बारे में पहले जानते हैं। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम ये है क्या? सर ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। कहने का मतलब जब सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है इसका मतलब होता है कि पूरी फंडिंग जो दे रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। ठीक है, और इसको इंप्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री इसको क्या कर रही है? इंप्लीमेंट कर रही है। कौन है मिनिस्टर इस समय? रामविलास पासवान जी। ठीक है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी इन द फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लाएं, इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। यानी किसी भी स्टेट में किसी भी फेयर प्राइस शॉप में आपको सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन मिल सके, ये इंश्योर, ये इम्प्लीमेंटेशन इस चीज़ का किया जाए, ये स्कीम ये कहती है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेशनल लेवल डेटा रिपोजिटरी फॉर द डी डुप्लीकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी डाटा ये क्रिएट किया जा सके। भाई आप यूपी में रह रहे हैं, मान लीजिए वहाँ पे फेयर प्राइस शॉप में आपका नाम रजिस्टर्ड है, और आप ही दूसरे महाराष्ट्र में गए और वहाँ पे किसी फेयर प्राइस शॉप में आपने कोई दूसरी आइडेंटिटी से वहाँ पे रजिस्टर करा लिया, तो एक ही व्यक्ति 2 बार सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स को क्या कर रहा है? एसेस कर रहा है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ये डुप्लीकेशन हुआ। तो सर क्या करेंगे? डुप्लीकेशन को हटाएंगे और नेशनल लेवल डेटा रिपोजिटरी को क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे, ताकि डुप्लीकेशन से बच सकें। इसीलिए हम इन सबको क्या करेंगे? आधार से लिंक्ड करवाएंगे। ठीक है सर। तीसरा है यूज ऑफ एडवांस डेटा एनालिटिक टेक्निक्स टू ब्रिंग द कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो इस चीज में कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट लाने के लिए हम एडवांस डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स का यूज करेंगे। ये स्कीम ये कहती है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है सर। ठीक है सर।
इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आइए प्रीवियसली तो हम वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में समझ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2018 में, किसको? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। अब ये नया सिस्टम क्या करेगा? बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करेगा। और कैसे आइडेंटिफाई करेगा? फेयर प्राइस शॉप में आप जाएंगे और वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होगी, उसमें आप अपना बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट लगाएंगे और आपकी सारी आइडेंटिटी वहां पर आ जाएगी। ठीक है सर, तो ऐसे ये वर्क करेगा। आपके आधार लिंक्ड होगा, इसलिए आधार को लिंक करवाएंगे ताकि जब वो आधार अपना फिंगरप्रिंट आप लगाएं तब आपकी आइडेंटिटी पता चल सके कि आप कहां पर हैं और किस फेयर प्राइस शॉप से आपने कितना सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन्स अवेल किया है। ठीक है सर, और जिस दिन 100% आधार सबका लिंक हो गया और 100% सभी फेयर प्राइस शॉप में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन लग जाएगी, उस समय ये नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ये सक्सेसफुल हो जाएगी और ये रियलिटी बन जाएगी। अभी तक केवल 20 स्टेट एंड यूटीज हैं जहां पर ये स्कीम अभी अप्लीकेबल है। अभी तक 17 थी और 3 रिसेंटली ज्वाइन किया है, उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम में रिसेंटली ज्वाइन किया है सर। ठीक है, बिल्कुल सर। अब समझते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है ये स्कीम। तो सर इसकी पहले प्रॉब्लम समझते हैं, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम समझ में आ गई तो स्कीम के बेनिफिट भी समझ में आ जाएंगे। कैसे सर? प्रॉब्लम क्या है? यूपी का जो यूपी में रह रहा है वो महाराष्ट्र आया, तो महाराष्ट्र में माइग्रेंट है वो सर, महाराष्ट्र के किसी भी फेयर प्राइस शॉप से वो सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन्स अवेल नहीं कर सकता सर। तो वो इतना कमा भी नहीं पा रहा है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो तो हंगर की प्रॉब्लम से जूझ सकता है सर, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो सकती है सर। इसलिए हमारा नेशन कैसा है? वेलफेयर नेशन। तो ये वेलफेयर स्कीम है ताकि हम क्या कर सकें कि यूपी का इंसान, मिजोरम का इंसान, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी हो, किसी भी स्टेट में जाए और उसको सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन्स अवेल कर सके, उसको वो चीज़ें मिल सकें। इसलिए ये स्कीम लाई गई। तो इसका पहला बेनिफिट क्या होगा? प्रोवाइड इंट्रा स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड। सर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या है? जैसे एग्जांपल है कि मैं अपने मन में कुछ चीज़ सोच रहा हूँ तो मैं इंट्रा हूँ, अपने अंदर हूँ, और मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ तो इंटर है। स्टेट के अगर अंदर है, स्टेट के अंदर आप यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पर आप जाकर आप फेयर प्राइस शॉप से राशन सब्सिडाइज रेट पर फूड ले रहे हैं, तो ये इंट्रा हुआ, इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर। और अगर आप यूपी से महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहाँ की फेयर प्राइस शॉप से ले रहे हैं तो इंटर स्टेट। ठीक है सर, तो दोनों तरह की पोर्टेबिलिटी आप अपने स्टेट में भी कहीं जाकर किसी भी शॉप से ले सकते हैं, पूरे नेशन में किसी भी स्टेट में जाकर किसी भी स्टेट से ले सकते हैं। ठीक है सर, तो ये इसका बेनिफिट क्या है? इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड। इंटर स्टेट कौन देखेगा? IMPDS, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल। तो सर ये ऐसा पोर्टल है, ये इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी दिखाएगा कि इंटर स्टेट यानी कोई किसी स्टेट का किसी और स्टेट में जाकर कितना सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स लिया है, उस सब का डेटा इस वाली पोर्टल पे आएगा। ठीक है, और इंट्रा स्टेट वाला कि अंदर ही अंदर स्टेट के अंदर, उसके लिए अन्न वितरण पोर्टल है। वहां पर अन्न वितरण पोर्टल ये शो करेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट को कितना एलोकेट किया गया है, उसने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, किन लोगों ने उस चीज को अवेल कर लिया है। ये सब जो डेटा होगा वो अन्न वितरण पोर्टल पे होगा। किसके लिए? इंट्रा स्टेट के लिए। और इंटर स्टेट के लिए कहां पे डेटा होगा? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल पर। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है सर? कि बोगस राशन कार्ड होल्डर्स को क्या करेगा? रिमूव करेगा, यानी डी डुप्लीकेशन से बचाएगा। और जो ये बोगस यानी फर्जी जो इन्होंने राशन कार्ड होल्ड किए हैं, उससे ये सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन्स ले रहे हैं, गरीबों का, अमीर हैं गरीबों को ले रहे हैं, ऐसे लोगों को इस चीज से हटाएगा। ये इसका दूसरा बेनिफिट। एंड तीसरा बेनिफिट क्या है सर? कि ये भारत सरकार का जो फूड सब्सिडी पे बिल आता है उसको बढ़ने से रोकेगा, क्योंकि लीकेजेस कम होंगी, इसलिए उसका फूड प्राइस अब 17 रुपए भारत सरकार पे कर रही है। तो ये भारत सरकार के अकाउंट से जा रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो अपना जो बिल है भारत सरकार का उसको कम करने में ये सहयोग करेगी। बेनिफिट नंबर तीसरा। तो बेनिफिट समझ में आए कि सर डी डुप्लीकेशन से, बोगस राशन कार्ड होल्डर से बचा जाएगा, इंट्रा स्टेट एंड इंट्रा
स्टेट दोनों पोर्टेबिलिटी मिल सकेगी एंड भारत सरकार का फूड सब्सिडी बिल कम किया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस स्कीम के साथ चैलेंजेस क्या हैं? टेक्नोलॉजिकल ग्लिच। भैया टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है, पहला क्या? आधार ऑथेंटिकेशन। भाई साहब 85.41%, ये अगस्त 2019 का डेटा बता रहा हूं मैं आपको, 85.41% राशन कार्ड ऐसे हैं जिन्होंने आधार से लिंक करवाया है, यानी 15%, लगभग 15% अभी भी आधार से लिंक्ड नहीं है। तो सर वो फूड ग्रेन्स अवेल कैसे करेंगे? वो तो भूखे रह जाएंगे। और आपने न्यूज़ में सुना भी होगा पिछले साल कि झारखंड में कोई फूड ग्रेन्स अवेल नहीं कर पाया क्योंकि आधार कार्ड उसका स्कैन ही नहीं कर पाया, फिंगरप्रिंट्स मैच ही नहीं हो रहे थे, उसकी वजह से वो भुखमरी से मर गया कोई रिक्शा वाला। तो सर ऐसी न्यूज़ ना आए, ये इस स्कीम की चैलेंजेस है कि 100% आधार का लिंकेज हो सके राशन कार्ड से। ठीक है सर। दूसरा, ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो अन्न वितरण पोर्टल के अनुसार 79,000 फेयर प्राइस शॉप्स हैं और उसमें केवल 37,300 समथिंग 373 समथिंग इतनी फेयर प्राइस शॉप्स हैं जहां पे ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन है जो कि ऑथेंटिकेशन करेगा। तो सर बाकी में कैसे होगा? ये प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है सर। तीसरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी। तो सर इंटरनेट की प्रॉब्लम तो अभी भी रूरल में है ही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है सर कि इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए ये प्रॉब्लम अभी। अब इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन में आप जैसे ही लगाएंगे इसके लिए इंटरनेट चाहिए सर। पहले तो उस पॉइंट ऑफ सेल मशीन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो चौथी प्रॉब्लम है पुअर क्वालिटी ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो एक सर्वे करवाया था रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 2017 में, उसमें उन्होंने बताया था कि हाफ ऑफ द विलेजेस जो हैं ऐसे हैं जहां पर 12 घंटे से कम पावर सप्लाई रहती है। तो सर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन के लिए हमको चाहिए पावर सप्लाई, कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए, और वो होगी नहीं तो लोगों को उसमें प्रॉब्लम होगा। तो ये स्कीम का चैलेंज है कि आप पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करवाइए 100%, आप वहाँ पे इंटरनेट भी लाइए, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पूरा आधार लिंकेज करवाइए, हर फेयर प्राइस शॉप में ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगवाइए। ठीक है सर। ह्यूज गैप इन द डेटा ऑफ द पैटर्न ऑफ द डोमेस्टिक माइग्रेशन। अब कितने लोग डोमेस्टिकली माइग्रेट कर रहे हैं, कितने लोग यूपी से महाराष्ट्र आ रहे हैं, इसका डेटा होना चाहिए, तभी तो हम उतना ही एलोकेट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट उसी हिसाब से एलोकेट करेगा ताकि लोग वहाँ पे जितने ज़्यादा अगर माइग्रेट कर रहे हैं किसी स्टेट में तो वहाँ पर ज़्यादा देना पड़ेगा उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और अगर डेटा ही नहीं होगा तो हम मिसमैच हो जाएगा, समझ रहे हैं। अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हम स्टेट गवर्नमेंट को फूड ग्रेन्स दे ही नहीं पाएंगे ताकि वो अपने फेयर प्राइस शॉप्स पे दे सके ताकि लोग अवेल कर सकें। प्रॉब्लम नंबर 4 एंड लास्ट प्रॉब्लम इज सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। भैया सभी स्टेट को अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट एक ही डायरेक्शन में करना पड़ेगा, और अगर ऐसा किया तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट सब्जेक्ट पे थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट हो जाएगा, तो मिसट्रस्ट क्रिएट हो सकता है। फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में थोड़ा मिसट्रस्ट हो सकता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। इस चीज को स्ट्रेंथन कर सकता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नाम का चीज। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करना पड़ेगा, यानी स्टेट और सेंटर को इस चीज में कोऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर वो कर ली जाएगी तो इस चैलेंज को फेस कर ली जाएगी सर। ठीक है, तो चैलेंज नंबर कितने हैं? टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, आधार ऑथेंटिफिकेशन कम है, कहने का मतलब आधार को पूरा 100% राशन कार्ड से जुड़वाइए, ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन हर फेयर प्राइस शॉप्स पे लगवाइए, इंटरनेट कनेक्टिविटी रखिए, इलेक्ट्रिसिटी रखिए वहाँ पर, और डेटा डोमेस्टिक माइग्रेशन का जो डेटा है तभी हम सही अप्रोप्रिएट क्वांटिटी दे पाएंगे वहाँ पर। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट कर पाएगी, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये इसके चैलेंज है और इनको फेस किया जा सकता है। तो सर कंक्लूजन क्या होगा कि बहुत हर्डल हैं एक्चुअल में इसके इम्प्लीमेंटेशन। अगर इसको सक्सेसफुल करना है तो हर्डल्स तो बहुत हैं, इसको क्रॉस किया जा सकता है, और हम मोस्ट वनरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को, जो सबसे ज़्यादा वनरेबल है, उस पॉपुलेशन को हम सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन्स अवेल करवा सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सकते हैं सर। और इससे एक ऑब्जेक्टिव और हम अचीव कर लेंगे, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है, जीरो हंगर,
जीरो हंगर आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पे, इसको भी हम अचीव कर लेंगे 2030 तक। तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए सर कि यस देयर आर मेनी हर्डल्स बट वी कैन ओवरकम दीज हर्डल्स एंड ओवरकम दीज चैलेंज टू हैव द वन नेशन वन राशन कार्ड। तो सर मार्च 2021 तक ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इस चीज़ को वो पूरी तरह से सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लागू कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में समझाया कि राशन कार्ड एक्चुअल में होता क्या है और ये स्कीम क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रही है और कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो आई थिंक कि मैंने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा होप तुषांत यादव मेरा चैनल है एंड आई ऑलवेज होप कि अगर आप देखकर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, मैं यहाँ पे PDF अपलोड करूँगा ये, और आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सर आपके लिए ईजी हो जाएगा, जब भी आपको प्रॉब्लम हो कुछ आप इस पूरे PDF को देखिए और इसमें अगर कुछ नई एडिशनल कुछ चीज़ें और हुई हैं उनको ऐड कर लीजिए, तो आपका एक ही जगह पर पूरा वन नेशन वन राशन कार्ड पूरी स्कीम एक ही जगह पर आ जाएगी। तो सिस्टमेटिक वे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।